अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक जमा करवा दी है। उस्मान बुज़दार और आज़म खान को नहीं हटाया जाता तो हम आपके साथ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक ऐसी खबर कि जिसे सुनकर कलेजा फटने को है। 7 रोज़ की मासूम जन्नत जिसे मियाँ वाली की मिशेल फातिमा ने जन्म दिया। शाहजेब, बदबख्त शाहजेब की पहली औलाद, लेकिन इस बदखसलत ने अपनी पहली औलाद का अपने ही हाथों कत्ल कर डाला। रूह कांप जाती है इस वाक़े का तसव्वुर करके। 7 दिन की नन्ही कली के छोटे से वजूद को इस दरिंदा सिफ्त ने गोलियों से छलनी कर दिया। हाथ क्यों ना टूटे इस जालिम के जिसने इस मासूम जान को पूरी 5 गोलियां मारी। ये जाहिल नहीं जानता था कि बाप बनना तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है और बेटी का बाप बनना इसके मुतालिक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बलूग को पहुँच गई, तो क़यामत के रोज़ मैं और वो इस तरह आएंगे, यानी बिल्कुल साथ साथ। आपने अपनी अंगुश्त शहादत को 7 वाली उंगली से मिलाकर दिखाया। यही नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों से कितनी मोहब्बत थी, इसका नमूना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होती तो आप अज़राए मोहब्बत खड़े हो जाते और शफ़क़त से इनकी पेशानी का बोसा लेते और अपनी नशिस्त से हटकर अपनी जगह पर बिठाते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते तो वो भी खड़ी हो जाती, मोहब्बत से आपके सर मुबारक को चूमती और अपनी जगह बिठाती। लेकिन यहाँ तो बदबख्त बाप ने अपनी ही बेटी के खून से हाथ रंग लिए। ये जाहिल कितनी बड़ी सादत से महरूम हो गया। इस अंधोनाक वाक़े पर बात करते हुए इंतहाई दिल गिरफ्ता हूँ, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ, जो कि मेरे गुलशन का फूल है, मेरे सीने की ठंडक है, मेरी आंखों का नूर है। दिमाग ये बात समझने से कासिर है कि कैसे एक बाप अपनी नूरे नज़र के खून से अपने हाथ रंग ले, सिर्फ बेटे की ख्वाहिश में। ये नन्ही जन्नत का हमसे सवाल है कि इस जहालत का माशरे से कब खात्मा होगा। हम कब बेटी को बोझ नहीं रहमत समझेंगे। सवाल बहुत हैं, जवाब हमने अपने अमल से देना है, मगर अफसोस कि जिन्होंने जवाब देने हैं वो बराबर इस वक्त एक दूसरे को पिछाड़ने की तैयारी में है। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक जमा करवा दी है। हालात किधर जा रहे हैं, मंजर ड्रामा क्या हो सकता है, इसी से आगाज़ करते हैं। बाबू डोगर साहब गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबू डोगर साहब, क्या होता देख रहे हैं आप? उसामा साहब, अदम इत्मीनाद की तहरीक पेश हो चुकी है। आप देखें पूरे मुल्क में कन्फ्यूजन है। जहांगीर 3 ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कल कह दिया कि जनाब अगर उस्मान बुज़दार और आज़म खान को नहीं हटाया जाता तो हम आपके साथ नहीं। और दूसरी शर्त ये है कि जनाब अगर उस्मान बुज़दार को अलीम खान से रिप्लेस नहीं किया जाता तो फिर भी हम आपके साथ नहीं। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनको इमरान खान ने कहा कि नहीं, जो उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं करता वो वज़ीर आला का कैंडिडेट है, जो वो उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं करता। चौधरी जो हैं वो जो अचकन सिलवा कर बैठे हुए थे, उनकी अचकन जो है वो भी अधूरी की अधूरी रह गई। चौधरी प्रेलाई जो है वो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन तारिक बशीर चीमा साहब से जब ये पूछा गया कि जनाब आप हुकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं, तो उन्होंने कहा ये तो अब आके जाके वक्त ही बताएगा। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अदम इत्मीनाद में है या खिलाफ है। उन्होंने कहा जी हमने मैंडेट चौधरी प्रेलाई को दिया, वो फैसला करेंगे। हुन पता नहीं चौधरी ने कब फैसला करना है उसामा साहब, ये तो मुझे नहीं पता है। अदम इत्मीनाद की मेरे से तहरीक गुजर जाएगी तो उसके बाद फैसला करेंगे कि जनाब हमने ऑलरेडी शायद देर हो चुकी है। MQM का पता कोई नहीं, GDA का पता कोई नहीं। आने वाले दिनों में मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पोलिटिकल कन्फ्यूजन बढ़नी है। इमरान खान साहब मेंढक जितने पकड़ेंगे, सुबह पकड़ेंगे, शाम को उतने मेंढक दौड़ जाया करेंगे। अच्छा। और आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये जितनी इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, PTI के अपने लोग जो हैं
वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ उठानी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इंतजार जो था ना उसामा साहब, वो सिर्फ अदम इत्तेमाद की तहरीक का था। अच्छा। बहुत सारे लोग ये थे कि जब अदम इत्तेमाद की तहरीक आएगी उसके बाद हम देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज इमरान खान की ग्रिप जो है आज से ही कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई है। अच्छा। और अगले 14 दिन सेशन के, 7 दिन दूसरे, 21 दिनों में मुझे लग रहा है कि टोटल कंफ्यूजन होनी है और इमरान खान की हर आने वाले दिन के साथ गवर्नमेंट से जो उनकी ग्रिप है वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने तो 18 करोड़ रुपए की बात कर दी है कि जी उनके लोगों को ऑफर किया गया, उन्होंने कहा जी लेकर गरीबों में तकसीम कर दो, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि मैं इनके लिए सब तैयार हूँ। लेकिन अभी जो तैयारी लॉन्ग मार्च वालों की है वो जानते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जलसा का बन चुका है। लॉन्ग मार्च के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या ये इसी को जीत समझ रहे हैं यहाँ पर जितने रहनुमा हैं या लोग हैं कि यही कहकर लाया गया था कि जाएंगे और हुकूमत गिराएंगे, अदम इत्तेमाद की तहरीक आ गई, क्या ये यही जीत है, यही मकसद था, या अभी इंतज़ार और करना है किसी और मजीद बड़ी खबर का? जी, इस तहरीक का जिस तरह से हमने पहले अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी कि जिस दिन उनके बेटे का लॉन्ग मार्च जो है वो डी चौक में पहुँचे, उसी रोज़ ये तहरीक अदम इत्तेमाद स्पीकर चैम्बर में पहुँचनी चाहिए। इससे पहले वर्किंग अपोजिशन ने मुकम्मल की थी। आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी 2 रोज़ का वक्त दिया था। 48 घंटों के दौरान उन्होंने कहा था कि अदम इत्तेमाद ले आएंगे। लेकिन गुलाम साहब शोर बहुत ज़्यादा, तो माइक अपने और ज़्यादा करीब कर लें। लॉन्ग मार्च के दौरान ही जी फिर बिलावल की तरफ से ये ऐलान हुआ कि 5 रोज़ बाद ये तहरीक जो है वो हम वहाँ पे पहुँचेंगे। अल्टीमेटम भी वो देते हुए आए और यहाँ आज अभी वो पहुँचने वाले हैं फैज़ाबाद के करीब। अभी वो पहुँचे हैं, पंडाल में नहीं हैं, अभी थोड़ी देर में पंडाल में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे वो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जरदारी साहब के हवाले से बहुत अहम एक बात ये है कि वो जब भी सियासी जमातों को साथ लेकर चलते हैं तो अमूमी तौर पे उनको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। किसी भी तहरीक को देख लें, वो वकला तहरीक हो या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ होने वाली जॉइंट गवर्नमेंट हो जो उन्होंने फॉर्म की थी, या उसके बाद की सूरत हाल, सेनेट के इंतखाबात, यानी जहाँ पे भी आप देखेंगे ये आसिफ अली जरदारी साहब का ये खासा है कि वो अपने साथ अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं अपोजिशन जमातों को, या गवर्नमेंट में हो तो अपनी इत्तेहादी जमातों को, लेकिन गेम अपनी करते हैं। तो आज भी सूरत हाल आप देखें कि ये इस तरह से शो डिज़ाइन किया है कि आज ही अपोजिशन की जानिब से तहरीके अदम इत्तेमाद पेश की गई और आज यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये लॉन्ग मार्च यहाँ पे पहुँच चुका और अब इंतज़ामात हो रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। डी चौक से लेकर आप ये कह सकते हैं कि पूरा जो कलसूम प्लाजा से भी पीछे सेंटोरस मॉल तक जो है वो लोग ही लोग हैं। अच्छा। और इर्द गिर्द के जो अतराफ में आबादी है उसमें उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सही। अच्छा अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो अगर कैमरामैन साथ साथ दिखा सके। अच्छा, और दूसरा गुलाम साहब, एक तो हम देखेंगे माहौल जो आप बता रहे हैं जो है वो ये दरख्वास्त कर। हाँ जी बिल्कुल, आप कैमरामैन से कहिए। और साथ ये भी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मैं अपने कैमरामैन से ये कह रहा हूँ कि वो दिखाएं। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, सारा माहौल दिखाए ना उधर का। तो ये बताएं कि क्या अब ये जो 23 मार्च को निकलना था पीडीएम का मार्च, उस सारा क्रेडिट आप, इसका मतलब है जरदारी साहब के हिस्से में आ गया। बिलावल भुट्टो को उन्होंने प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन करें सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सईद गनी साहब, आप समझते हैं कि ये क्रेडिट मेन अब पीपल्स पार्टी को जाएगा कि देखिए टाइमिंग बड़ी अहम है कि यहाँ पर लॉन्ग मार्च पहुंचा इस्लामाबाद और साथ ही तहरीक अदम इत्तेमाद आ गई? दोबारा सवाल करेंगे? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ज्यादा क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी को जाएगा तहरीक अदम इत्तेमाद का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पिछले 1 साल से ये बात कर रही थी, आपको याद है, जब पीडीएम इंटैक्ट थी और पीपल्स पार्टी और इख्तलाफ भी इसी चीज पे हुआ। हम ये कह रहे थे कि पहले तहरीक अदम इत्तेमाद आनी चाहिए, उसके बाद कोई और फैसला हो, इस्तीफों की बात बाद में की जाए, लेकिन उस वक्त इत्तेफाक नहीं हो सका था।
लेकिन आज अगर तमाम जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो गई हैं कि तहरीक एतमाद आना चाहिए, तो उसूली तौर पर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था उसको तमाम लोगों ने तस्लीम कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी तना तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना दे सकती थी, ना उसको हम कामयाब करवा सकते हैं। इसमें तमाम अपोजिशन की जमातों का अहम एक किरदार है, और मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है कि चले काफ़ी अर्से बाद ही सही इस बात पर इत्तफाक हो गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को यकीनन उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरे मुल्क में एक बड़ी मास मोबिलाइजेशन की है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक उन्होंने पाकिस्तान के कोई 35-36 डिस्ट्रिक्ट में से वो गुजरे हैं और वहाँ लाखों लोगों को मोबिलाइज किया है, हज़ारों गाड़ियों के काफिले को लेकर आए हैं। जो इस नालायक और नाहिल हुकूमत के खिलाफ लोगों की नफरत थी, जो महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, रोजमर्रा अशिया की जो कीमतें बढ़ी उसकी वजह से, मईशत की बर्बादी की वजह से, खाद और गैस की किल्लत की वजह से लोगों के अंदर थी, उनको वो सामने लेकर आए। तो आज भी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की सड़क पर चेयरमैन साहब के साथ उन काफिले का हिस्सा हूँ। अच्छा। और हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं, तो अभी इस काफिले में हजारों गाड़ियां हैं और डी चौक पर भी हजारों लोग पहले से इकट्ठे हैं। अच्छा सईद गनी साहब, ये काफिला, ये जो मार्च है, ये आज इसका इख्तिताम हो जाएगा या ये फिर अभी कंटिन्यू करेगा? क्या ये धरने की शक्ल तो अख्तियार नहीं करेगा? नहीं, देखिए बिलावल साहब ने जो अनाउंस किया था इस अवामी मार्च का, उसमें उन्होंने ये बताया था कि हम पूरे इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी ये लड़ाई जो हम सड़कों पे शुरू कर रहे हैं इसको हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। और आज पार्लियामेंट में वो लड़ाई चली गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ सबमिट हो गया है, रेजोल्यूशन वहाँ जमा हो गई है, तो अभी ये लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होगी। लेकिन अभी यहाँ जो सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है, अभी तक हम यहाँ से डी चौक के करीब ही हैं, लेकिन हमारी हजारों गाड़ियाँ टी चौक जहाँ से ये रवाज से हमने कार्रवाई शुरू किया था वहाँ अभी भी फंसी हुई हैं। और NHA ने और पंजाब पुलिस ने जानबूझकर वहाँ रुकावटें पैदा की हैं। हमारे काफिले के आते हुए दौरान में दूसरी गाड़ियाँ ट्रैफिक घुसा दिया है और वहाँ अभी भी ट्रैफिक जो हमारे इस काफिले को खराब करने की कोशिशें की गई हैं। अब मुझे नहीं पता डी चौक पर ही जाकर क्या सूरत-ए-हाल पैदा करते हैं। अगर तो कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती है तो फिर जाहिर है कोई और फैसला लीडरशिप कर सकती है, वो ऐलान कर सकते हैं। एक बात बताएं, मैंने भी देखा इसमें माहौल बड़े लोग चार्ज रहे हैं, खासतौर पर जब बिलावल नजर आते हैं, तकरीर करते हैं, तो वहां पर नारा लगता है जी वज़ीर आज़म बिलावल। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया है जरदारी साहब ने। अगर अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो कारकुन इसको कबूल करेंगे शहबाज शरीफ को? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर है कि अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन जीतेगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। इस वक्त जो उनकी जमातों का इत्तफाक हुआ है उसमें उसूली तौर पर तो PMLN का वज़ीर आज़म होगा, और जाहिर है वो कुछ अरसे तक जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का एक मैंडेट होगा उसकी वो तैयारी करेंगे। कुछ कवानीन जो है उनको दुरुस्त करेंगे और कुछ ऐसे हालात पैदा करेंगे कि तमाम जमातें इलेक्शन आसानी से लड़ें और इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करें। तो ये एक बीच में सेटअप होगा जरूर, लेकिन अल्टीमेटली तो इलेक्शन होंगे और सारी जमातें एक दूसरे के सामने लड़ेंगी। और जाहिर है कि हम इसीलिए नारा लगाते हैं कि सईद साहब, अगर अदम इत्तेमाद के नतीजे में इमरान खान डीसीट होते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर आपकी अपोजिशन के इलेक्ट हो जाते हैं, तो ये सेटअप कितने अरसे के लिए चलेगा? इलेक्शन से पहले ये सेटअप कितने अरसे के लिए चलेगा? देखिए, जो बात की गई है और ये कुछ जो PDM के रहनुमा उन्होंने भी जिक्र किया, बिलावल साहब ने भी कहा है कि कुछ इन्होंने कवानीन ऐसे बनाए, लेजिस्लेशन ऐसी की है, अमेंडमेंट्स की हैं कुछ कवानीन में, जिसकी बिना पर हमें ये यकीन है कि धांधली हो सकती है और जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। उसमें एक EVM का कानून है और एक ओवरसीज पाकिस्तानी को जो उन्होंने राइट ऑफ वोट देने की बात की है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त इन दोनों चीज़ों को ये इस्तेमाल करेंगे इंतखाबात में धांधली के लिए। तो अगर तमाम अपोजिशन की जमातों का इस पर इत्तफाक नहीं और वही समझते हैं कि फिल वक्त ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो पहला जो टास्क होगा नई गवर्नमेंट का वो तो ये होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और इलेक्शन के जो कवानीन है, जो इंतखाबी हमारा अमल है, उसको ये पाक साफ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इंतखाबात जाएंगे। उसके बाद यकीनन जो है वो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा सही साहब, एक और, क्या अगर नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो क्या सदर की इम्पीचमेंट के लिए भी जाएंगे या इसी सदर के नीचे नए इलेक्शन होंगे? बड़ा सवाल है। सॉरी, दोबारा मेरा सवाल करेंगे सर। अगर नया प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन का इलेक्ट हो जाता है, आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो क्या सदर की इम्पीचमेंट भी करेंगे या इसी सदर के नीचे अगले इलेक्शन होंगे?
नहीं देखिए, सदर का भी तो एक आइन के अंदर हटाने का तरीकेकार मौजूद है ना, तो उस तरीकेकार को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि उसमें चूंकि तमाम सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली वोट करती हैं, तो उसके भी अगर आप नंबर पूरे काउंट करेंगे तो अपोजिशन के टोटल नंबर ज्यादा बन जाएंगे। और उसमें जो PTI के जो नाराज अरकान हैं, यकीन उनका भी अहम रोल होगा, तो उस तरह भी जाया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तो जो है वो वज़ीर आज़म टारगेट है और एक साफ और शफाफ इंतखाबी अमल जो है वो हमारा टारगेट। अच्छा, सॉरी साहब, तो प्रोविंशियल असम्बलियां अभी टारगेट नहीं है, अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर टारगेट है। इनके पंजाब में अभी कोई चेंज नहीं लाने का अभी आपका इरादा? मैं यकीन से नहीं कह सकता, इसलिए कि ये तो तमाम जो पार्टी की मरकजी क़यादत है वो बैठ के फैसले कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है वो वजीर आजम की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हो सकता है आगे जाकर वो होगी। अच्छा, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च के साथ हैं। मैं चाहूँगा अगला सवाल वो करें, वहाँ शोर चुके बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए अगर आपको समझ आ सके तो मैं दोहरा दूंगा। उससे पहले ये बताइएगा कि ये जो 202 का फिगर आया है, या ये कह रहे हैं 172 से काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो ये सब ने मिलकर किए हैं, मौलाना साहब, मियाँ नवाज शरीफ ने, नून लीग और जरदारी साहब ने, या अलग अलग मिले थे कि 4-5 उसने करने हैं, 5-10 उसने, इस तरह से हुआ है? अपने अपने लोग सब ने उनसे एश्योरेंसेस नहीं है कि या तीनों को पता है, तीनों ने मिलकर सबसे राब्ते किए हैं जो लोग साथ मिले हैं? देखिए, हर जमात ने अपने एफर्ट किए हैं और जिनके जो राब्ते थे उन तमाम राब्तों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये तमाम जमातों ने मिलकर ही किया है, किसी एक जमात की नहीं है। और एक दूसरे को बता दिया है कि ये नाम है और ये इतने लोग हैं हमारे साथ। जरूरी है कि कहीं डुप्लीकेशन ना हो ना, कोई एक ऐसा मेंबर हो जिसको हम भी काउंट कर रहे हैं, उसको नून भी काउंट कर रही हो, तो वो तो फिर शायद अंधेरे में ढींच जाने की बात है। यकीनन शेयर किए हैं नाम एक दूसरे से। गुलाम रज़ा साहब, अगर आप सवाल करना चाहें अब जलसा गाह से। जी साहब, आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, सॉरी, नहीं, मेरा ख्याल है गुलाम रज़ा साहब कुछ आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा, अगर मुर्जा साहब आप कोई सवाल करना चाहें? जी करें। मैं यही जानना चाहूँगा इनसे कि जिस तरह से इससे पहले भी मुख्तलफ जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब का रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, और तकरीबन वो रिलेशनशिप आगे पूरी तरह कामयाबी से नहीं बढ़ सका। इन बिटवीन ही कहीं ना कहीं बहुत जल्द जो एतमाद था वो या टूट गया या एतमाद में कमी वाक़या हो गई। तो क्या अभी जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इस हवाले से आप बता सकेंगे कि जो आने वाले दिन हैं उसमें जरदारी साहब किसी सियासी पार्टी के एतमाद को ठेस तो नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, सियासी जमातें चूँकि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हर जमात का अपना ज़ाहिर उनका हक है कि वो अपने फैसले खुद करें, और मुख्तलिफ राय भी सामने आती है, इख्तलाफ राय होना कोई नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जमातें आपस में इल्हाक नहीं करती हैं, ये किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पर उनका इत्तफाक होता है। तो इस मरतबा भी अगर वज़ीर आज़म को हटा कर साफ और शफाफ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ है तो हमें उसी बात तक रहना चाहिए। बाद में जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर है हम तमाम जो सियासी जमातें हैं एक दूसरे के सामने इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो ये इस बात पर तो इत्तफाक है और इस हद तक तो ट्रस्ट तो एक दूसरे के ऊपर है, करना पड़ेगा, जरा कि उसके बगैर तो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अब हमने जितने सवाल किए हैं वो सब इस पर किसी तरीके से बात कामयाब हो गई। अगर नाकाम हो गई तो फिर क्या सोचा हुआ है अपोजिशन ने? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो 100% यकीन है कि कामयाब हो जाएगी, और अगर नाकाम होने वाली सूरत है तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि अदम एतमाद के तरीके आती है नाकाम होकर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो इनिशिएट किया गया उसकी वजह से, और दूसरा जो ये अवामी मार्च हुआ है उसने इस हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। आपको महसूस नहीं हो रहा कि हो गए, परेशान हो गए कि इमरान खान अलाइस को भी छोड़ दें, अपोजिशन को भी छोड़ दें, वो अपने मेंबर्स को समेटने में, उनको राजी करने में, उनसे मुज़ाकरात करने में लग गए। तो प्रॉब्लम तो बहुत खड़ी हो गई हुकूमत के लिए, और इस किस्म की हुकूमत ज़्यादा चल नहीं सकती है। अच्छा, बाबू सर, अच्छा, इसके साथ सईद गनी साहब, अभी अब कोई टाइम फ्रेम है, जिस तरह बाबू साहब ने सवाल किया था कि कब तक बैठेंगे? एक दिन है, चूँकि अदम इत्मीनान की तहरीक आ गई, आज रात के बाद लोग घरों में चले जाएंगे, क्या होगा? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं है। जी, मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च के शुरुका हैं, आपने कहा जी अभी देखते हैं कि क्या होता है, कोई रुकावट तो नहीं होती, लेकिन प्लान क्या है कि अब सुबह तक रहेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर घरों को लौट जाएंगे?
हमने सड़कों पे शुरू की इस हुकूमत के खिलाफ, वो हम इस्लामाबाद पहुंचकर इसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे और पार्लियामेंट में ये लड़ाई ऑलरेडी चली गई है। तो जो बुनियादी तौर पर एक मकसद था कि एक तो आवाम की ताकत दिखाई जाए, आवाम का जो नफरत है हुकूमत के खिलाफ उसका इजहार हो, आवाम खुलकर सामने आए, खुद ये बताए कि वो इस हुकूमत से बेजार है, और उसके बाद सियासी जमातें जो आईनी और कानूनी तरीक़ेकार है किसी हुकूमत को हटाने का उसको वो तैयार करें। वो हमने कर लिया है। अब मैं समझता हूँ कि अब ये जो सारी जिद्दोजहद है वो पार्लियामेंट के अंदर होनी है, और अगर तो कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं होती जिस खदशे का मैंने इजहार किया है, ठीक है, तो ज़ाहिर वहाँ पे होगी। अच्छा, तमाम लीडरशिप करेगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 18 करोड़ रुपया दिया गया है उनके लोगों को, और मैंने कहा कि ये ले लो और गरीबों में तकसीम कर दो। फिर वो कहते हैं एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं अपोजिशन के एजेंडे के पीछे। जहांगीर तरीन भी बैरूनी हाथ के इशारे पे कर रहा है और गुलजार साहब को हटाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए उसके पीछे कौन सा बैरूनी हाथ होगा। ये सिर्फ आवाम की तवज्जो हटाने के लिए, आवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए बात की जा रही है। बेसिकली इनकी नालायकी है, नाअहली है। इन्होंने मईशत का जनाजा निकाला है, तोड़ दिए, लोग जिंदगी नहीं गुजार सकते। यहाँ इस मुल्क में गरीब खत्म होता जा रहा है और मिडिल क्लास जो है वो बेचारी वो भी बहुत मुश्किल में है। और जाहिर है कि वो सारी चीज़ें हटने के लिए कभी वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं डाकू चोर हैं, कभी कहते हैं बैनुल अक़वामी दबाव है। इमरान खान की इतनी अहमियत और हैसियत नहीं है कि कोई दुनिया की बड़ी ताकत है इसके पीछे पड़े। उससे तो कोई शख्स बात नहीं करना चाहता। अगर वज़ीर-ए-आज़म प्रेसिडेंट अमेरिका उसको फ़ोन नहीं करते हैं और इनके लोगों ने मिन्नतें तरले करके देख ली, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बैनुल अक़वामी दुनिया में इमरान खान ने पाकिस्तान को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। अच्छा सईद गनी साहब, अभी तो आइनी तौर पर 14 दिन के अंदर अंदर जो असम्बली का सेशन है वो रेक्विजिट होना है, उसके 7 दिन के अंदर नहीं आ रही। अच्छा चले, सईद गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना वक्त दिया, आपकी बड़ी और जिस तरह उनकी बातों से लग रहा है कि अब मामला पार्लियामेंट में चुके चला गया है, तो लगता है कि आज रात तक ये लोग यहाँ रुकेंगे और उसके बाद शायद सुबह जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं वो घरों को वापस जाएंगे। बहरहाल पीपल्स पार्टी इसको अपनी एक बड़ी जीत करार दे रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब के पास अब कार्ड कौन कौन से हैं। अपोजिशन ने तो दिखा दिया तरीके अदम-ए-इत्माद लाकर कि वो इसके लिए तैयार है, उनके पास नंबर गेम पूरे हैं, क्योंकि ये बात बाबर डॉक्टर साहब गुलाम साहब कर चुके हैं कि अगर नंबर गेम जब तक पूरी ना हुई वो कभी भी तरीके अदम-ए-इत्माद नहीं लाएंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं, अलीम खान, जहांगीर तरीन फैक्टर, इन सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला गुलाम रज़ा साहब इस वक्त मौजूद हैं जनाब जलसा गाह में, जहां पर शुरका मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च के लोग यहां पर आ चुके हैं, बड़े पुरजोश हैं। गुलाम रज़ा साहब, अब जिस तरह सईद गनी साहब से बात हो रही थी तो लगता यह है कि ये आज रात तक बस रहेंगे अब, क्योंकि जिस मकसद के लिए लॉन्ग मार्च था लगता है कि वो पूरा हो गया। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि अब यहाँ से मामला हमने पार्लियामेंट ले जाना था और पार्लियामेंट में जा चुका है अब। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमें तो बताया गया है इसका तो यही था कि हम सिंध से लेकर आ रहे हैं ये अपना लॉन्ग मार्च, और उसके साथ ही तहरीक अदम-ए-इत्माद और इसी तरह के बयानात बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से तमाम अपने रास्ते में लॉन्ग मार्च के वो बयानात भी देते रहे और इस तरह के धमकियाँ भी देते रहे वज़ीर-ए-आज़म को कि वो छोड़ दें या वो इस्तीफ़ा दे दें, नए इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। वो तमाम बातें करते करते आज इस्लामाबाद मार्च पहुंच चुका है और इस्लामाबाद में काफ़ी गहमा गहमी है इस वक्त डी चौक में। जिस तरह से दीगर सियासी जमातें अपने क्राउड को मैनेज करती हैं और बड़े से बड़ा दिखाने की कोशिश करती हैं, इस तरह का यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, बल्कि खुला छोड़ दिया गया आवाम को। चारों तरफ लोग हैं और यहाँ पे डी चौक से सामने जो डबल रोड है जिसको मेट्रो वाली रोड कहा जाता है और ये बिलू एरिया से होती हुई 0 पॉइंट की तरफ जाती है, तो ये 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक गाड़ियाँ और लोग मौजूद हैं। जोक लोग यहाँ आ भी रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ और सियासी जमातों के लोग भी, जिस तरह से अवामी नेशनल पार्टी है पेशावर से, उनके लोग भी यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं और वहाँ में जोशो खरोश भी है। लेकिन दो आरा पाई जाती हैं जो हमारी इनके रहनुमाओं से बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक तो उनका ये कहना था कि आज जलसा जो है वो यहाँ किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से डिस्पर्समेंट हो जाएगी, क्योंकि जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो आज पार्लियामेंट में शामिल कर दिया गया, पार्लियामेंट में भिजवा दिया गया है। ठीक, जबकि कुछ लोग आज की नई डेवलपमेंट ये बता रहे हैं कि शायद इसको 2-1 रोज़ के लिए प्रोलॉन्ग किया जाए
और यहीं पे पड़ाव डाला जाए और लोगों को कहा जाए कि आप यहीं पे रुकें, क्योंकि लोग जो सिंध से आए हैं उनके इंतज़ामात ऐसे हैं कि वो यहाँ रह सकते हैं, रुक भी सकते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी इस तरह की हैं, उसमें कपड़े भी हैं, खाने पीने के भी लवाजमात हैं और वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन अभी ये आज रात जो जब जलसा होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का और उनके तमाम जो साथी हैं वो भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक वफ़द भी आज खैर सगाली के तौर पे इनके साथ शामिल होगा, कंटेनर पर आएगा और उसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम का एक वफ़द भी जो है वह यहाँ पे पहुँचेगा और इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी के लोग जो हैं वो भी इस वफ़द में शामिल होंगे। तो ये पूरा एक क्लस्टर जिस तरह PDM जिस तरह ओनरशिप देने की कोशिश करेगी इस जलसे को, और यहाँ पे अगर क्राउड के हवाले से हम बात करें तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कंटेनर है उसके तराफ में चारों तरफ लोग जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनमें जोशो खरोश भी है। कुछ लोग जो हैं वो ढोल की थाप पे यहाँ रक्स भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ख़वातीन की भी बड़ी एक तादाद यहाँ पे मौजूद है। ख़वातीन जो हैं वो जिन्होंने आज औरत मार्च किया उसमें से काफ़ी ख़वातीन यहाँ आईं और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की ख़वातीन हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि जो लॉन्ग मार्च में भी ख़वातीन ने शिरकत की थी वो भी यहाँ पे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी जो है, शहरियों के हर तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी इस लॉन्ग मार्च में मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आसिफ अली ज़रदारी के फ़र्जंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस जो तकरीर है उनकी, जो उनका ख़िताब होगा उसमें वो कोई और नई बात करते हैं या सिर्फ यहीं तक था कि वो यहाँ लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं और तहरीक अदम एतमाद उन्होंने सबमिट कर दी है। अब इस तहरीक अदम एतमाद के नताइज क्या होंगे ये एक दो दिन में मजीद जो है वो वाजे हो जाएगा। इमरान खान साहब की तैयारी की बात करें, एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो गुलाम मुर्तज़ा साहब, जो अहम चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं लाहौर से गुजरावाला तक बल्कि वज़ीराबाद तक इस जलसे के साथ गया। लाहौर में शादरा, गुजरावाला, जहाँ जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया, जिन जिन जलसों से खिताब किया, ख़वातीन की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मुझे लाहौर में ख़वातीन नज़र नहीं आई, मुझे बाकी गुजरावाला में ख़वातीन नज़र नहीं आई। लेकिन अहम चीज़ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस्लामाबाद में ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है। जी बिल्कुल, ख़वातीन जो हैं जो यहाँ से जिनको ज़्यादातर इस्लामाबाद से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इवेंट्स के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में, रैलियों में जो शरीक होती हैं वो ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। और आज क्योंकि स्पेशल डे भी था ख़वातीन का और उस हवाले से यहाँ पे 2-3 मार्च भी कंडक्ट किए गए थे, जिसमें जमात इस्लामी की जानिब से भी था, JUI फेक भी था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन भी थी। वो मार्च में शिरकत के बाद यहाँ पे वो आई हैं इस जलसा में और यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ जगहों पे टोलियों की शक्लों में मौजूद हैं। अब पता नहीं है वो रात तक यहाँ स्टे करेंगी या नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में जो यूथ विंग है, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वुमेन विंग, उनकी शिरकत इस में हुई है। और बाकी जो KP से बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं और यहाँ से जो GT रोड से आ रहा है लॉन्ग मार्च, उसके साथ भी आपको पता है कि वो वहाँ तो पूरे पंजाब से और सिंध से गाड़ियाँ आई हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे G6 का एरिया है, F6 है, इस साइड पे तकरीबन जितनी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं उनमें KP के लोग हैं, तकरीबन 100-150 के करीब जो टोयोटा हाईएस होते हैं वो खड़े हैं और 15-20 बंदे एक गाड़ी में भर के आए हैं। तो ये खसूसी तौर पे जो साबिक सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने KP में एक्टिवेट किया है लोगों को और KP से गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ तक से लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब की तैयारी की अगर बात कर लें बाबू साहब, ये तो चले लॉन्ग मार्च बड़ा ज़बरदस्त पीपल्स पार्टी ने यानी सजा लिया,
सिंध से चले, कोई आसान काम नहीं है, वहाँ से लोगों को साथ लेकर आना। सिंध से भी आए, फिर ज़ाहिर है पंजाब के पी से सब लोग इकट्ठे हुए, और अब इलेक्शन जब होंगे तब पता लगेगा किस हद तक पीपल्स पार्टी अपने आप को रिवाइव कर पाती है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो खुश हूँ कि ये अदम इत्मीनान ले आए, अब जो हम करेंगे उसके बाद ये 2028 तक उठ नहीं सकेंगे, और ये सारी इस वक्त दबाव की जंग है। तो कौन किस तरह से दबाव लेता है, और वो कह रहे हैं कि इसके बाद, इसकी नाकामी के बाद अमेरिका भी दबाव डालेगा, IMF के थ्रू दबाव आ सकता है, तो उस पर भी हमने देखना है जब वो आएगा। तो अभी तो वो समझ रहे हैं कि हुकूमत इससे और तगड़ी होकर निकलेगी। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स है, और 18 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं जी मुझे पता है लोगों को दिया गया है, और मैंने कहा जी आगे से तकसीम कर दो, और बैरूनी हाथ वो कह रहे हैं कि एक नहीं कई है। देखिए उसामा साहब, इमरान खान साहब जू आप देखिए कि टाइम गुजरता जा रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है उनके सामने वो इस वक्त PTI के अंदर जो डेंट पड़ रहा है उसको रोकना है। PTI KPK या PTI पंजाब या इवन PTI सिंध, तीनों जगहों पर, तीनों सूबों में वहाँ पर डेंट पड़ रहा है। सिंध में बहुत सारे ऐसे MNAs हैं जो जरदारी साहब के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में MNAs जो हैं वो PMLN के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, इस तरह से KPK में बहुत सारे MNAs हैं जो मौलाना फजलुर रहमान से कांटेक्ट में हैं। सही। अब इत्तेहादी जो हैं वो देख लें, चौधरी प्रेयर लाई हैं, दिन को वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, रात को कोई स्टेटमेंट देते हैं, अभी तक उन्होंने क्लैरिटी के साथ क्लियर तरीके से ये नहीं कहा कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज भी तारिक बशीर चीमा ने कहा कि जब वक्त आएगा उस वक्त हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तो इत्तेहादी MQM अलहदा से नाराज़ है, जो काफ लीग है वो अलहदा से नाराज है, फिर उनके पास कोई बड़ा फिगर नहीं है। उस्मान बुज़दार उन्होंने CM बनाए हैं, और मेजॉरिटी PTI की उस्मान बुज़दार के खिलाफ है, और नाराजगी की एक भी वजह है। अच्छा, ये मुझे ब्रेक देनी है। मुझे लग रहा है कि उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, कम होने की। गिलानी साहब की मिसाल हमारे सामने है, वो भी कौमी असम्बली से ज़्यादा वोट ले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अदम एतमाद का वोट इमरान खान साहब ने लिया तो उसमें वो कामयाब हुए। और क्या MQM अगर इत्तेहादी आता है तो क्या उनको वैसा दे देंगे जो इमरान खान साहब ने दिया? क्या कोई वजारत आला ऐसी मिल जाएगी? क्या है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। खान जहांगीर तरीन फैक्टर यकीनन अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि इमरान खान साहब की अपनी तैयारी क्या है। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, अगर हम देखें यूसुफ गिलानी साहब वाला मामला, उसमें भी वो जीते थे, फिर इमरान खान साहब ने इस तरह से कम बैक किया था, और भी कई मौके आए हैं, सेनेट में भी इस तरह से हमने देखा है। तो ये जो दावा किया जा रहा है, एक तरफ तो ये खबर भी आई कि जी 28 लोग हैं जिनका किरदार मुश्किल हो सकता है, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से तहरीक इंसाफ में आए या आज़ाद जीत कर तहरीक इंसाफ में, ये वो लोग हैं, इन पर शुबा है कि इधर उधर जा सकते हैं। अब अगर यही लोग हैं, सईद गनी साहब ने अभी हमारी प्रोग्राम में बराह रास्त ये कहा कि हर एक का अपना अपना टास्क था, या कितने लोग हमने इकट्ठे किए हैं, कितने नून लीग ने, कितने मौलाना फजलुर रहमान ने, तो एक दूसरे से शेयर किया है, ताकि ये ना हो कि एक ही बंदे पर दो बंदे काम कर रहे हैं। उसका मतलब ये है बड़े वाज़ेह तौर पर कि पीपल्स पार्टी ने कुछ लोगों को एश्योरेंसेस दी हैं, मतलब टिकट वगैरह वगैरह, नून लीग ने कुछ को दिए हैं, तो सबको तो नहीं साथ शामिल किया जा सकता था। मैं ट्रांसमिशन भी था बोल न्यूज़ की, उस वक्त भी ये बात हुई थी, शायद मुस्तदिक मलिक साहब थे, वो कह रहे थे कि जी हाँ जी हमने एश्योरेंसेस दिए हैं, हमने देखा उम्मीदवार मजबूत कौन है, जहाँ जहाँ हमारे वीक थे हमने वहाँ से चुन लिए ताकतवर उम्मीदवार, और जो हमें लगा कि इतने ताकतवर नहीं है उनको हमने छोड़ दिया। तो ये पिक एंड चूज नून लीग ने किया, पीपल्स पार्टी का मैंने आपको बता दिया, मौलाना साहब ने इस तरह किया कि चंदों के लेकर आए हैं। मगर उनको ऐसा क्या मिलेगा कि सिर्फ जब टिकट पे ये वो गए थे, अच्छा जी तहरीक इंसाफ जीतने वाली है या जीत गई, हम आज़ाद जीत कर उसकी तरफ आ गए, उसके बाद अब उनको लग रहा है कि नहीं ये डूब रही है कश्ती तो दूसरी में सवार हो जाओ, तो उनको क्या ऐसा मिल सकता है? क्योंकि नाहल वो होंगे, अगर तहरीक इंसाफ के लोग हैं तो वो तो नाहल हो जाएंगे, तो 1.5 साल वो इंतजार करेंगे और इन पर एतबार करेंगे, और उसके बाद पता नहीं इलेक्शंस कब हों, तो वो नून लीग पर एतबार करेंगे, काफ लीग भी नून लीग पर एतबार कर लेगी, ये सब कुछ हो जाएगा। इमरान खान साहब का उनको दोबारा अपने साथ जोड़ने का कोई चांस आपको नजर नहीं आता, कोई तरक्याती पैकेज कुछ भी वो कर लें। या इत्तेहादियों की अगर बात की जाती है तो MQM पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी, पीपल्स पार्टी उसको कुछ ऐसा दे देगी, क्योंकि नून लीग तो नहीं वहाँ पर कुछ कर सकती, उनको पता है। इसी तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कुछ मजीद वजारतें ऑफर होंगी, GDA को इस तरह से होगा, काफ लीग को इस तरह से होगा, ये सब यानी जो इमरान खान साहब ने दिया है इनको इससे ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। देखिए उसामा साहब, इमरान खान एक सेलिब्रिटी थे, हैं, और वो अभी भी एक सेलिब्रिटी। पार्टी में मुझे एक बड़े अहम बंदे ने एक दफ़ा बताया कि इमरान खान साहब अपनी कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स को बाय नेम नहीं जानते, और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको वो शायद जानते ही नहीं। तो MNAs तो दूर की बात है, उनका बहुत कम इंटरेक्शन है।
वो सारी उम्र सेलिब्रिटी रहे हैं, उनको ये गुर नहीं आता, वो सियासतदान नहीं है कि वो अगर कोई नाराज़ है तो उसके घर चले जाएं, उसको मना लो। हुआ तो ये है कि वो बनी गाला में थे, जहांगीर 3 लोगों को, आज़ाद लोगों को इकट्ठा कर करके बनी गाला लेके जाते रहे। इमरान खान तो सिर्फ उनको वो झंडा पहनवाते थे पार्टी का और ज्वाइनिंग करवाते थे। तो इमरान खान की अपनी उस तरह से एफर्ट शामिल नहीं है लोगों को इकट्ठा करने में, इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करने में। और बहुत सारे लोग उनके एटीट्यूड की वजह से भी नाराज़ हैं। बहुत सारे ऐसे MNAs हैं जिनकी शायद इन पिछले 3 सालों में इमरान खान साहब के साथ 2 या 3 से ज़्यादा मुलाकातें ना हो सकी हों। पार्टी में वो लोग जो पार्टी को इकट्ठा रख सकते थे, KPK में परवेज़ खटक का इन्फ्लुएंस है, जहांगीर तरीन, अलीम खान खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं पंजाब में, या गवर्नर सरवर थे, ये सारे लोग जो थे ये तो नाराज़ हो गए। उस्मान बुज़दार एक नए बंदे थे, उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाने की वजह से वो जो पुराने वर्कर्स थे वो सारे बड़े पुट ऑफ हो गए। बल्कि हर वो बंदा जिसने उस्मान बुज़दार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसको इमरान खान साहब ने अपने से दूर कर लिया। तो अब वो लोग जो पिछले 3 साल से इमरान खान साहब से दूर हो गए हैं, जिनको इमरान खान मिले नहीं, जिनके साथ इमरान खान ने इंटरेक्शन नहीं रखा, और जिन लोगों ने इंटरेक्शन रखना था, जो पार्टी के बड़े थे, जिन्होंने पार्टी बनाने में जिनका रोल था, वो सारे इमरान खान से उठा के बाहर फेंक दिए। तो अब वो लोग जो जिनको लोगों ने पार्टी ज्वाइन करवाई, अलीम खान को या जहांगीर तरीन साहब को इससे ज़्यादा यानी अकोमोडेट वहाँ किया जाए, वहाँ तो सर अपनी बड़ी ईगो है नून लीग में, वहाँ तो और बड़े बड़े जनाब बड़े बुर्ज हैं, बड़ा मुश्किल होगा ऐसे लोगों का वहाँ एडजस्ट होना, या दीगर कुछ लोगों का। आपको नहीं लगता कि ऐसा मुश्किल होगा? देखिए, जो लोग नाराज हैं उनकी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है। अच्छा, वो सारे लोग जो हैं वो एन से या पीपल पार्टी से या मौलाना फजल रहमान से मुस्तकबिल के लिए टिकट्स मांग रहे हैं। अच्छा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप अभी फिगर दे रहे थे, मेरी इत्तला ये है कि PTI के 25 के करीब ऐसे लोग हैं। अच्छा। जो जिनमें से 5 लोग मौलाना फजल रहमान के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, 7 लोग जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, जबकि 15 के करीब ऐसे लोग हैं जो PMLN क्लेम करती है कि वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। अच्छा। यानी कि 15, 7, 22 और 5, 27 लोग जो हैं वो ऐसे हैं। जबकि नून लीग ये क्लेम करती है कि काफ लीग के भी 2 बंदे ऐसे हैं जो नून लीग से टिकट मांग रहे हैं। अब मैं सोच में पड़ा हूँ, एक तो तारिक बशीर चीमा साहब हो सकते हैं, बाकी 3 लोग जो हैं वो तो चौधरी फैमिली के, उनमें से कौन सा एक बंदा है? चौधरी शुजात साहब जो है मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंच गए हैं। ये आप जो बात कर रहे थे गुलाम साहब, बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं 1-2 दिन में। यानी अब देखिए चौधरी शुजात साहब का मौलाना फजल रहमान के घर जाना, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन ये जो कारकुन हैं जिनके साथ आप खड़े हैं, आज बड़े पुरजोश होकर ये आए और जिस मकसद के लिए आए थे उसमें ये कामयाब हो गए। नजर आया कि जनाब आ गई अदम इत्मीनान की तहरीक और इसीलिए इनको चार्ज करके लाया गया था। लेकिन ये कितने ज़बरदस्त कारकुन है पीपल्स पार्टी के। IJI के हवाले से देखिए, नून लीग का मामला आता है कि जनाब फंडिंग ली गई, तो ये यानी नून लीग के भी साथ हुए, या कम से कम ये देखें ना कि वहीं से उन्होंने वोट लेना था, आज उससे इख्तलाफ कोई नहीं। फिर इन्होंने कल को इलेक्शन में उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होना है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का अगर तजर्बा देखें हुकूमतें गिराने का, तो कोई शक नहीं इमरान खान ने तो एक गिराई होगी, इन्होंने ज़्यादा गिराई है और फिर इमरान खान के खिलाफ निकले हैं। तो ये कारकुन बड़ी इजीली, यानी इतनी इनकी लॉयल्टी होती है अपनी लीडरशिप से कि वो कहें कि आज जनाब इमरान खान हमारा है, इसको टारगेट करना है, और 2 हफ्ते बाद जनाब अब फिर नून लीग है, तो ये उसी की तरफ हो जाएंगे। ये गैर फितरी अलाइंस है जो भी इत्तेहाद इस हवाले से किया जा रहा है, और हम जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आने वाले इंतखाबात में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की हलीफ नहीं बल्कि हरीफ जमातें होंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश होगी कि वो पंजाब में कम से कम इतनी सीटें ले कि अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो शो कर सके। और इसी वजह से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये लॉन्ग मार्च अरेंज किया बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, और उन्होंने ये लॉन्ग मार्च करते हुए आज यहाँ तक आए। बहुत सारे उनके क्रेडिट पर डालना चाहते हैं, जिसमें आज की अदम इत्मीनान की तहरीक भी है। और सर उसके साथ एक दिलचस्प है कि हमारी कितनी ज़बरदस्त तारीख है हमारी सियासत की, कि यही होता है कि जो भी आ जाए उसके खिलाफ सब इकट्ठे होकर उसको गिराते हैं, और कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। अगर ये तो कामयाब हुई तो फिर यही होगा। और फिर मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब भी कल को कह रहे होंगे कि जी ये देखें तारीख क्या है हमारी, कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकता, जबकि हम सब मिलकर ही उसको गिराते हैं।
देखिए, इसका हल तो वही है कि जो अभी तक जो मेन सियासी पार्टी हैं मरकज़ी, वो ये कह रही हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात 2022 में ही करवाए जाएं। अगर तो ये अदम एतमाद कामयाबी से हमकिनार होती है और इसके बाद वो इंतखाबात इस साल में करवा लेते हैं, तो इसका शायद इस तरह बीच चुराहे हांडिया जो है वो ना फूटे। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा अरसा भी जो भी अदम एतमाद के बाद हुकूमत बने, उसको अगर 6 महीने से ज़ायद का वक्त हुआ तो इससे ज़्यादा आपको नॉइज़ और इससे ज़्यादा शोर शराबा पार्लियामेंट में नज़र आएगा। और क्योंकि ये उनसे भी ज़्यादा, वो तो एक छतरी के नीचे थे और उनके ऊपर कुछ नज़र भी थी ख़ास लोगों की, तो अब इनके ऊपर तो जाहिर है कि ये खुद सियासी पार्टियां हैं, एक दूसरे की टांगे खुद ही ये कहना सही। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रज़ा साहब, आपका आसान काम नहीं होता इस चार्ज माहौल में, इतना शोर है वहाँ से रिपोर्टिंग करना, लेकिन बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें उस माहौल के बारे में बताया। तो जनाब, तारीख अपने आप को दोहरा रही है, ये लॉन्ग मार्चेस और इस तरह से अदम इत्मीनाद की तहरीकें, एक दूसरे को गिराना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी करते रहे। आज दोनों मिल के इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम इत्मीनाद ले आए हैं और लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में भी कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर कोई 5 साल किसी को भी पूरे करने दिए जाएंगे। तो एक और कोशिश होने जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।